हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैटर है क्या। जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, 10 है, या फिर पुरानी विंडो की बात करें एक्सपी है, कई सारी विंडो है। ये विंडो ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये बनाया क्यों है, किस लिए बनाया है, इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या है, वो हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। यूजर कौन होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। और हार्डवेयर क्या होते हैं? जो सीपीयू के कंपोनेंट है, कई सीपीयू या फिर मैं कहूँ कि माउस है, कीबोर्ड है, प्रोसेसर है, एक्सेट्रा, ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बनाता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। द वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम to the user after gets loaded on the computer इज कॉल्ड इंटरफेस। आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हो तो एक ये ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जिस पर आप काम करते हो। ऑन करते टाइम ये लोड होता है। लोड का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइकन भी दिए हुए हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दिए हुए हैं, मतलब सॉफ्टवेयर आइकन फोल्डर ये सब कुछ दिया हुआ है। तो यही एक इन्वायरमेंट बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम इजीली वर्क कर सकते हैं। और इसी चीज को हम इंटरफेस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल मतलब पिक्चर के थ्रू। जैसे एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल अ पर्सन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू यूज द सिंबल्स, विजुअल मेटाफोर्स एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी हम जब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ आइकन्स दे दिए हैं। यहाँ माई पीसी दे दिया हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि एडअप का है, या फिर मैं कहूँ फोल्डर है। इन ये हमारे आइकन्स कह सकते हैं इनको, और ये फोल्डर कह सकते हैं, फाइल भी कह सकते हैं। तो हम इनके थ्रू वर्क करते हैं, मतलब इनको हम डबल क्लिक करके काम कराते हैं। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको कोई कमांड लाइन नहीं लिखनी पड़ती है, लेकिन आगे जाके कमांड लाइन भी आने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जो लेटेस्ट में हम वर्किंग कर रहे हैं। तो विंडो 7 होता है, विंडो 8 है और विंडो 10 है। तो होप्सो के GUI आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड, जैसे कि आपने यहाँ सुन रहे हो कि आपको एक कमांड दी जा रही है ना। तो आप कमांड लाइन इंटरफेस और CLI इज द टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस यूज्ड फॉर एंटरिंग कमांड्स। देखिए, हम जो काम ये ग्राफिकल देख के कर सकते हैं, इन ग्राफिकल के थ्रू कर सकते हैं, वही काम हम कमांड के थ्रू कर सकते हैं। आपने कभी CMD के बारे में पढ़ा होगा। तो CMD ये कमांड लाइन इंटरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ कमांड लिखते हैं और कमांड लिखते टाइम हमें सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैंने कहा जो आप ग्राफिकल से कर सकते हो वो कमांड लाइन से कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टफ होता है। हमें सारी कमांड रखना, याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हम CLI यूज नहीं करते हैं। लेकिन CLI के कुछ विंडो आए थे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, मैंने यहाँ पे लोगो लिया है, या फिर उबंटू। ऐसे कई थे, उबंटू, लिनक्स और उसके बाद यूनिक्स। मतलब ये लाइन से हैं, इनके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हालांकि मैंने अभी इनका गलत, पहले यूनिक्स आया था, फिर लाइनक्स आया था, फिर उबंटू, ऐसे ये आए थे। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये जो वर्क करते हैं, तो वहां पर आपको सुनने मिलेगा सेल। तो सेल, और यहाँ कर्नेल की बात करेंगे तो सेल के बारे में अगर पढ़ लेते हैं, सेल होता क्या है। द सेल इज द आउटर लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग। सेल एक आउटर लेयर होती है प्रोग्रामिंग की, दैट अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द कमांड एज यूजर एंटर। जैसे ही यूजर इसमें कोई कमांड एंटर करता है तो वो सेल पर पहुंचती है। मैं इसको आगे आगे थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं डेफिनेशन के थ्रू चल रहा हूँ। इन सम सिस्टम द सेल इज कॉल्ड अ कमांड इंटरप्रेटर, और इसको हम कमांड इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। द यूजर इनपुट कमांड थ्रू द सेल एंड द कर्नेल रिसीव। देखिए, अब एक नया वर्ड आ गया, कर्नेल। कर्नेल इनको रिसीव करता है। तो कर्नेल आगे चीज है, इसको हम सीखेंगे। दैट
द टास्क फ्रॉम द सेल एंड परफॉर्म देम। मतलब यूजर इसको जो कोई काम करने देता है वो सेल के लिए जाता है। उसके बाद कर्नेल का काम होता है, तो कर्नेल का भी अभी हम सीख लेते हैं। तो कर्नेल क्या होता है? कर्नेल इज द सेंटर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है दैट मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। ये हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, कर्नेल हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। इट बेसिकली मैनेज द ऑपरेशंस मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। और बेसिकली जो ये काम करता है वो मेमोरी और सीपीयू टाइम के बीच में काम करता है। इट इज कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशंस। कर्नेल क्या होता है? ये ब्रिज होता है एप्लीकेशंस के बीच में एंड द डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल यूजिंग द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि सबसे पहले एक यूजर होगा, जो यूजर क्या करेगा, इन एप्लीकेशंस को कोई भी कमांड देगा। डायरेक्ट ये कमांड सेल को देगा, लेकिन सेल क्या करेगा? इसको कर्नेल तक ले जाएगा, और कर्नेल का सीधा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्डवेयर से होता है। हार्डवेयर में रैम, रोम, या मैं प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ सीधे यूजर सीधे यहाँ पर कर्नेल को आदेश नहीं दे सकता है, वो सेल को देगा। या फिर मैं सेल को एक, मैं कहूँ कि ये ट्रांसलेटर है। कैसे ट्रांसलेटर है? यूजर को मैं कह देता हूँ कि यूजर एक इंडियन कैंडिडेट है और कर्नेल एक चाइनीज कैंडिडेट है। चाइनीज का नाम नहीं लेना चाहिए पर मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। अब इंडिया जब कोई इंडियन व्यक्ति जब चाइनीज से कोई बात करेगा तो इंडिया वाले को चाइनीज नहीं आती और चाइनीज वाले को इंडियन नहीं आती। तो यहाँ एक सेल मतलब एक ट्रांसलेटर होगा, सेल एज ए ट्रांसलेटर होगा। इंडियन ट्रांसलेटर को बोलेगा, ट्रांसलेटर चाइना में कन्वर्ट करेगा, और चाइनीज जब बोलेगा तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? इंडियन में कन्वर्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। तो सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि यूजर एप्लीकेशन को आदेश देगा और वो आगे सेल, एप्लीकेशन सेल पे जाएगी, और सेल क्या करेगा? सेल कर्नेल को आदेश देगा, और कर्नेल हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है। मैं कहूँ कि आपको कोई गेम खेलना है तो आप यूजर क्या करेगा? गेम को ऑर्डर करेगा, गेम क्या करेगा? सेल के लिए जाएगा। लेकिन सेल तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन सेल कर्नेल से नेटवर्क कोऑर्डिनेशन बनाएगा। लेकिन यहाँ हार्डवेयर है। अब गेम हमारा 2 GB का है, तो हमारी जो रैम काम करेगी वो 2 GB काम करेगी। जब 2 GB काम करेगी तो ये कर्नेल इससे कोऑर्डिनेशन बनाएगा और बोलेगा भाई 2 GB रैम चाहिए, अब हमें काम करना है। तो होप सो आप कर्नेल और सेल को समझ गए होंगे कि ये होता क्या है। मैंने एक और डायग्राम लिया है कि एप्लीकेशन, कर्नेल और कर्नेल का, ये में छोटा सा डायग्राम लिया है कि देखो वैसे तो यूजर एप्लीकेशन को कहेगा, एप्लीकेशन सेल को देगा, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम है कि कर्नेल का जो सीधा कोऑर्डिनेशन होता है, जो सीधा संबंध होता है वो सीपीयू या उसकी मेमोरी या डिवाइसेस से होता है। डिवाइसेस चाहे हमारी कीबोर्ड हो चाहे माउस हो। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा है क्या, हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई वर्क नहीं कर सकते? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है, जो रखता है, वो क्या होता है? कंप्यूटर हैज मैनी रिसोर्सेज। कंप्यूटर कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रोसेसर है कंप्यूटर में होता है, फाइल्स है, मेमोरी है, डिवाइसेस है, एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा तो उसको प्रोसेसर की भी जरूरत होगी, फाइल्स की भी जरूरत होगी, मेमोरी की भी जरूरत होगी, डिवाइसेस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर इन सब चीजों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। बाद में बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7 है, इसका लुक ऐसा है आप इसको आसानी से काम कर सकते हो। विंडो 10 थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप 2-3 दिन चला लेते हो तो समझ में आ जाता है। तो ये एक ऐसा इंटरफेस देता है आपको कि यूजर आसानी से इसको चला सके। ऑपरेटिंग सिस्टम बूस्ट द कंप्यूटर। अब आप जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूट होता है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर जब ऑन होता है उसको बूट बोलते हैं। ओके, तो ये बूट होता है। बूट होने के बाद बूट का मैटर पहले समझ लीजिए। बूट का मैटर क्या होता है? बूट चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई ड्राइवर मिस तो नहीं है, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने विंडो 7 डाल लिया, अब विंडो 7 में आपको एमएस ऑफिस चलाना है। तो एमएस ऑफिस चलाने के लिए आप क्या करेंगे? एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ये तो एक एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आप यूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस एप्लीकेशन की हमें आवश्यकता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है।
ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर द यूजर प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूजर प्रोग्राम होते हैं, यूजर जिस प्रोग्राम पर काम करता है वो सिक्योर रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन परफॉर्म इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इनपुट आप किसको दोगे, है ना। आउटपुट कैसे किसको दोगे, मान लीजिए आपको इनपुट कीबोर्ड से देना है, आउटपुट आपको प्रिंट करना है, तो किससे दोगे। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, एरर्स लाइक प्रिंटर। मान लीजिए हमारा प्रिंटर ऑफलाइन है और आप प्रिंट दे रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये शो करेगा कि आपका प्रिंटर ऑफलाइन है, आप प्रिंट दे रहे हो, फेल हो जाएगा। यह मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ऑल डिटेक्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेनी एरर्स। कई सारी एरर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन। कई एरर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही एक सुटेबल एक्शन ले लेता है। तो होप सो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड को भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है इसको समझेंगे हम अभी। प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन प्रोसेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। व्हेन मेनी प्रोसेस आर रनिंग ऑन ए कंप्यूटर एंड ईच रिक्वायर्स द प्रोसेसर, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस हैज टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। देखिए आप सिंपल सी वे में समझिए, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू में मेमोरी है। अब मेमोरी यहाँ पर इसके बीच में जब हम काम करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या करते हो कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो या किसी प्रोग्राम को ओपन करते हो। मैं हाल फिलहाल एप्लीकेशन की बात करूँगा, तो एप्लीकेशन में आपने 3 एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर ली, ठीक है। अब 3 एप्लीकेशन ओपन कर ली तो यहाँ पर सीपीयू में प्रोसेसर होता है, ठीक। प्रोसेसर ही मेमोरी को एलोकेट करता है। अब यहाँ पर आपने पहली कमांड दी, मतलब पहली एप्लीकेशन को कमांड दी, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेसर में चली जाएगी, मीन टू से सीपीयू में चली जाएगी, और उसके बाद दूसरी जाने को रेडी होगी। मतलब पहली तो हमारी प्रोसेसर की तरफ है, दूसरी सीपीयू में जाने को रेडी है, क्योंकि आप दूसरी पर वर्क करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप दूसरे को ऑर्डर देंगे वो दूसरी सीपीयू की तरफ चली जाएगी, मिनटू से प्रोसेसर में काम करने लग जाएगी। तो इस तरह मेमोरी एलोकेशन होता है कि वो कैसे काम करना है, प्रोसेसर को कैसे काम करना है, कब काम करना है, कितनी देर तक काम करना है। यह प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है। आपकी कितनी कमांड है प्रोसेसर में, कितनी देर चलेंगे, वो सब हमारे प्रोसेसर की ही वर्किंग है। तो होप सो आप समझ चुके होंगे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट होता क्या है। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट सीपीयू है, मैंने आपको अभी अभी सीपीयू के बारे में बताया था कि सीपीयू में कई सारी डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसर होता है, साथ के साथ एक मेमोरी डिवाइसेस में हम बात करते हैं और रैम की बात करते हैं। इससे पहले तो रैम के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि जैसे हम कोई गेम प्ले करते हैं, तो मान लीजिए हमने कोई गेम प्ले किया है, कोई एप्लीकेशन प्ले किया हमने, तो ये क्या करता है कि ये रैम में स्टोर होता है। मतलब अगर मैं रैम की मेमोरी 2 GB है और गेम आपका 3 GB का है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका फ़ोन है वो भी हैंग होने लग जाता है, कंप्यूटर वो भी हैंग होने लग जाता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यही है कि किसी एप्लीकेशंस को कितने मेमोरी में चलाना है और रैम के पास कितनी मेमोरी है, और जब मेमोरी ओवर हो जाए तो उसको हार्ड ड्राइव में कब मूव करना है, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम while acting the memory management decided which memory, how much memory and for how long the memory। तो यही डिसाइड करता है कि मेमोरी कितनी है, कब तक लेनी है, और कब उसको ट्रांसफर करना है, कितनी देर तक चलानी है, इज टू बी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, और उसको प्रोसेस कैसे करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी रैम का काम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्लियर करते हैं फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट तो आप जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एंड्रॉयड सिस्टम में आप फाइल को सेव करके रखते हो या ज़रूरत पड़ने पर डिलीट कर देते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द क्रिएशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है फाइल को बनाना है या डिलीट करना है या उनको एक्सेस करना है ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स। इट मॉनिटर्स वेयर दे आर स्टोर्ड, ये मॉनिटर करता है कि फाइल कहाँ स्टोर है, ऑल्सो विच फाइल्स बी एलोकेटेड टू विच जॉब, और कौन सी फाइल कौन सी जॉब के लिए, एक्सेल किस फाइल के लिए है, वर्ड किस वर्क के लिए है। तो ये फाइल मैनेजमेंट का ही वर्किंग
हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए हमारे कंप्यूटर में कई सारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो ये मैनेजमेंट करने के लिए भी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक हम माउस कीबोर्ड नहीं लगाएंगे तो कैसे काम होगा। और इसमें हमें ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिक ड्राइवर स्टोर करता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो a device driver is a computer software which allow interaction with hardware devices. The constitutes an interface for communicating with device. Thus, operating system provide the command to from the device from receiving or sending। देखिए जब हम कंप्यूटर में हम कीबोर्ड फर्स्ट टाइम हम कीबोर्ड लगाते हैं या फिर कोई और डिवाइस लगाते हैं तो वो ड्राइवर स्टोर करता है, सॉरी इंस्टॉल करता है, अपने आप ही इंस्टॉल करता है। और यही एक ऐसा इंटरफेस रिएक्ट करता है, मतलब कीबोर्ड, अगर आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से आप इनपुट कमांड दे रहे हो और प्रिंटर के थ्रू आप आउटपुट ले रहे हो। तो यहाँ पर ये काम डिवाइस मैनेजमेंट का होता है कि आपको कीबोर्ड या इनपुट डिवाइसेस से इनपुट मिल जाता है या फिर आउटपुट डिवाइसेस से आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजमेंट को भी कंप्लीट कर लिया है हमने। अब बात करते हैं यहाँ पे एरर डिटेक्टिंग एक्ट्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए एरर तो आ ही जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखी थी, लेकिन यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेक फॉर पॉसिबल एरर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही देखता है कि जितने भी हमारे एरर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सारे तो एरर नहीं देख सकता, लेकिन जो अपने लेवल के हैं वो देख सकता है। इट सेंड एरर्स मैसेज एंड रिट्रीव्स रिसोर्सेज फ्रॉम फॉल्टी प्रोसेस। और ये क्या करता है, अपने जो भी एरर्स होता है वो मैसेज, एरर का मैसेज सेंड कर देता है और जो भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको प्रोसेस करता है। लेकिन इस बात को याद रखेंगे, छोटे मोटे ही एरर देख सकता है, ये बड़े एरर नहीं देख सकता है। बड़े एरर्स कभी कभी आ जाते हैं तो हमें अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को भी कवर किया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिया है बैच प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने यहाँ डेफिनेशन लिए, दिस इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। इन द प्रोग्राम सिस्टम टेक्निक द जॉब विच हैज सिमिलर रिक्वायरमेंट वर बैचेस टुगेदर। देखिए अगर हम डेफिनेशन को और समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन के थ्रू आप क्लियर समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट जनरेशन से पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, जैसे हमारा सीपीयू है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई प्रोग्रामर, मतलब ये प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो यहाँ पर ये सबसे पहले ऑपरेटर को देता था। मान लो पहले प्रोग्रामर ऑपरेटर को प्रोग्राम देगा और ऑपरेटर क्या करेगा, ये सीपीयू को देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ी लंबी थी। फिर इसका वापसी ये होता था कि सीपीयू ऑपरेटर को देता था और ऑपरेटर वापस प्रोग्रामर को, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देता था। इसमें प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी थी। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस ऑपरेटर को यहाँ से हटाया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया फिर से। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया कि यहाँ पर बैचेस बनाए। बैचेस का मतलब है, बैचेस का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास बैच होता है। आप मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो इसके बैच बने होते हैं। तो एक ही प्रकार के तो बैच पढ़ते हो, मिनटू से क्या आप इंग्लिश के बैच में जा रहे हो तो सारे इंग्लिश के स्टूडेंट मिलेंगे। ऐसे प्रोग्राम क्या करता था, एक टाइप का ही प्रोग्राम यहाँ पे देता था, यानी एक ही टाइप का, जैसे सिमिलर होते थे। मैंने यहाँ पर देखो सिमिलर की भी बात की होगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बैचेस जॉब सिमिलर, ओके, ये रहा हमारा सिमिलर पॉइंट। तो यहाँ सिमिलर मिलते थे, लेकिन ये प्रोग्रामर यहाँ पर क्या करता, सिमिलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता था और इसको इसका आउटपुट मिल जाता था। तो फर्स्ट जो जनरेशन से पहले के कंप्यूटर थे वो ऐसे ही वर्क कर देते थे। तो होप्स आप समझ गए होंगे कि ये क्या था। यहाँ पर हम सिमिलर की बात क्यों कर रहे थे। दी जॉब्स वर फाइनली हैंडेड ओवर टू द सिस्टम वर द ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर ट्रांसफर देम फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो जब एक बार प्रोग्रामर सेम प्रोग्राम बैच को दे दिया करता था तो बैच उसको सॉल्व करके वापस प्रोग्रामर को दे दिया करता था। इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई और काम जल्दी होने लगा। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोला था हमने बैच प्रोसेस सिस्टम। अब बात करते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग की। मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग इज व्हेन मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। देखिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग का मतलब समझ रहे हो कि एक साथ कई काम हो पाना, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाएगा इन फ्यूचर में। अगर हम आगे वाले यहाँ पर प्रोग्रामर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाय स्विचिंग बिटवीन देम स्विच अकर्स द फ्रीक्वेंटली दैट द यूजर्स
may interact with each program while it running। देखिए इसका मतलब टोटली मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं। डायग्राम हमारे पास ये है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारे रैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। आप भी जानते हो कि जब आप ज़्यादा प्रोग्राम अपने मोबाइल में चला लेते हो तो मोबाइल हैंग करने लग जाता है, क्योंकि रैम की मेमोरी कम होती है। तो जितने प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो रैम में स्टोर होते हैं, जो सारे काम हमारे रैम के थ्रू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो किसकी तरफ भेज देगा, वो हार्डवेयर की तरफ, सॉरी हार्ड डिस्क की तरफ भेज देगा, तो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन सेकंड प्रोग्राम यहाँ पर लाइन में लगा हुआ है, वो सेकंड प्रोग्राम चला जाएगा सीपीयू में। सीपीयू में वो वेट करेगा जाके। और ये पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैचेस की बात कही थी मैंने, बैचेस में क्या होता था, फर्स्ट प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सेकंड प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ मल्टीपल में एक अच्छी बात आ गई थी कि फर्स्ट प्रोग्राम जब चल रहा होता है तब सेकंड प्रोग्राम क्या होता है, सीपीयू में चला जाता है। जैसे ही फर्स्ट का काम खत्म होगा या फिर यूजर्स कहेगा कि भाई मुझे सेकंड पे वर्क करना है, तो फर्स्ट यहाँ से ड्रॉप कर देगा या फिर निकल जाएगा, अब चला जाएगा, ये बी वाला चला जाएगा हार्ड डिस्क में। उसके बाद सी जो मतलब जो थर्ड प्रोग्राम होगा वो फिर से सीपीयू में आ जाएगा। तो इसलिए इसको मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम कहा गया, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ जॉब एग्जीक्यूट हो सकते थे और इजीली चल सकते थे और काम बहुत आसानी से और जल्दी होने लगा था, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही गई। अब बात करते हैं सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है, एक ही यूजर है और एक ही काम हो पा रहा है। तो डेफिनेशन है अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ओनली वन यूजर कैन डू सिंगल टास्क इन द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम। ठीक है, पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे MS DOS था या 95 था, ठीक है, तो ये एक कमांड लाइन इंटरफेस तरीके के काम करते थे। जैसे मैंने यहाँ CMD की बात की थी, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में CMD खोला है, लेकिन मैं यहाँ पर एक DIR एक डायरेक्टरी देखने के लिए, डायरेक्टरी का यहाँ मतलब होता है फोल्डर देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास जितने भी डायरेक्टरी होती हैं, जितने भी फोल्डर होते हैं ओपन हो जाते हैं, लेकिन इसके दौरान प्रिंट नहीं कर सकता। मतलब मैं एक बार में एक कैंडिडेट एक ही काम कर सकता है, दो काम नहीं कर सकता है। ये कमांड लाइन इंटरफेस का काम होता है, जो हमारी लिनक्स या फिर यूनिक्स या फिर उबंटू, ये हमारी कमांड लाइन विंडो हैं। और मैं अभी पुराने की बात करूं तो पहले का जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम था और 95 था। इसमें एक बार में एक ही काम हो सकता था। ओके, होप सो कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलें। और वो पहले कब मिलेंगे, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन टू से एक बार में कई काम करना। तो यहाँ पर बात आती है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ एग्जीक्यूट ऑफ मोर देन वन टास्क और प्रोसेस कंकरेंटली। मतलब एक बार में एक से ज्यादा काम करना हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो प्रोसेसर टाइम इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट टास्क। प्रोसेसर क्या करता है, आप जो भी काम करते हो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। दिस डिवीजन ऑफ टाइम कॉल्ड शेयरिंग, और इसी को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। विंडो 95 एंड ऑल लेटर वर्जन ऑफ विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 95 या फिर इसके बाद जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सर्वर बनाया गया तो वहाँ पर यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए, ABCD और E। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है कि आप या तो आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी या फिर आप कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही CPU होता है जो सर्वर के थ्रू क्या करता है कि कई सारे कंप्यूटर होते हैं उनको जोड़ देता है। हर एक कंप्यूटर का अपना कीबोर्ड, अपना माउस होता है, और ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हो वो आपका पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो ऐसा नहीं होता है, वो एक सर्वर के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर अभी मैंने टाइम शेयरिंग की बात की थी कि यहाँ पर टाइम शेयर हो जाता है। ये रहा हमारा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का क्या होता है, देखिए यहाँ CPU तो एक ही है और CPU एक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर भी एक ही होगा। अब प्रोसेसर क्या करता है, ये सारे कामों को अलग अलग बांट देता है। मतलब अगर ये यूजर काम कर रहा है तो उसको अलग टाइम देगा,
इसको अलग टाइम देगा, बी को अलग टाइम देगा। तो यही हमारा टाइम शेयरिंग कहलाता है। मान लीजिए मतलब यही है कि एक पीसी से कई पीसी हम चला रहे हैं, वो भी सर्वर के थ्रू चला रहे हैं। तो यहाँ एक प्रोसेसर क्या कर रहा है, सबको अलग अलग टाइम शेयरिंग दे रहा है। और ये बात के इतने कंप्यूटर थे, इनमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी। होप सो कि मल्टीटास्किंग भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा यहाँ काम हो रहा है। तो और यहाँ पर बात आ रहा है मल्टी प्रोसेसर, मतलब यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो कहेंगे कि एक मशीन जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर हों। तो इसी को हम जरा क्लियर कर लेते हैं। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर विच शेयर कॉमन मेमोरी। देखिए एक ही मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसर। देखिए आजकल के जो फोन हैं जिसमें आपको ऑक्टा प्रोसेसर सुनने मिलता होगा। ऑक्टा प्रोसेसर, ऑक्टा का मतलब तो आप जानते ही हो, ऑक्टा का मतलब 8 प्रोसेसर है। तो जो एक ही मशीन में एक सारा प्रोसेसर होते हैं वो हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। दे प्रोवाइड हाई कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड टू यूजर्स। जब एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे, प्रोसेसर का काम ही क्या होता है, कंप्यूटर को अच्छी स्पीड देना, जितने हमारे काम है उनको जल्दी से जल्दी करना। वैसे तो रैम का भी काम होता है, लेकिन प्रोसेसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो जब ऑटोमेटिक कई सारे प्रोसेसर हो जाएंगे, एक से ज्यादा प्रोसेसर हो जाएंगे, तो इसकी कंप्यूटिंग पावर अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसका एग्जांपल हम सीधे विंडो 7, विंडो यूनिक्स, लाइनक्स इनमें दे सकते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात रही। अब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो रियल का मतलब ही वास्तविक होता है, टाइम समय, मतलब कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम से रिलेटेड हो। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं आगे बता ही रहा हूँ आप लोगों को। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एम एट एग्जीक्यूट एप्लीकेशन इन रियल टाइम एंड इट्स रेस्पॉन्स इन इनपुट विद इन द a specific time period. It's commonly used in robots and scientific research। देखिए साइंटिफिक रिसर्च की बात है, देखो रोबोट की बात ठीक है, तो आपने रोबोट को वर्क दे दिया तो अपना टास्क खत्म करेगा। लेकिन साइंटिफिक की बात करूं या फिर मेडिकल की बात करूं, आपने सिटी स्कैन सुना होगा। सिटी स्कैन क्या होता है, बॉडी को स्कैन करने के लिए होता है। यहाँ पर सिटी स्कैन अगर स्टार्ट कर दें, मतलब आप सिटी स्कैन स्टार्ट कर दें, तो सिटी स्कैन की एक टाइमिंग होती है। मान लीजिए आप 20 मिनट टाइमिंग है, ठीक है। तो ये 20 मिनट टाइमिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक इसमें कोई इंटरेक्ट नहीं दिया जाएगा, तब तक ये प्रोसेसिंग रुकेगी नहीं। मतलब 20 मिनट हो गए तभी ही ये प्रोसेसिंग खत्म होगी। तो इसको इसलिए बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल रोबोट भी दिया था और साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज होता है। सिटी स्कैन का आपको मैंने जितना जागता उदाहरण दे दिया, सिटी स्कैन। ओके, सिटी स्कैन बॉडी स्कैन करने के लिए होता है। अब बात करते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड माने होता है कि कोई चीज कहीं ऑलरेडी सेट हो, ठीक है, लगी हुई हो। तो यहाँ कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी सेट है उसमें कुछ। और क्या सेट है, तो हम बात करेंगे दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइंड फॉर बीइंग यूज्ड इन डिवाइसेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ओनली एंड आर नोन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजाइन किया है और उसमें ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड वॉशिंग मशीन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, माइक्रोवेव्स, कंप्यूटर्स एंड इन कार, ट्रैफिक लाइट, डिजिटल टेलीविजन और एटीएम। तो मैं माइक्रोवेव की बात करूं तो माइक्रोवेव आपने जो नॉर्मल चीज़ है ये आपने यूज की ही होंगी। तो माइक्रोवेव में एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बोलोगे सर इतना बड़ा सीपीयू कैसे लग जाएगा, नहीं, मैं यहाँ पे आईसी की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क करते हैं। वॉशिंग मशीन आपने यूज की ही होगी। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े आप वॉश करते हो तो वहां पर आप एक टाइमिंग फिक्स कर देते हो कि ये इतनी बार ये घूमे और इतनी देर में घूमे कपड़े हमारे, जिससे वो साफ हो जाए। तो ये हमारा वॉशिंग मशीन का ही काम। और वॉशिंग मशीन में क्या है, एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है जो इसको मैनेज कर रहा है। तो इसी को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैंने देखा हर चीज़ के एग्जांपल दिए, और आपको अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो दूसरी बार बहुत ही आसानी से, मतलब बहुत ही स्लो स्लो देखें, आपको सब समझ में आएगा। तो इस तरह लगभग हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं। लास्ट बचा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बटा हुआ, लेकिन बटेगा कहाँ पर, आपको माइंड यहाँ पर लगाना। देखिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी नाम हैं ऐसे सेट किए गए हैं जो आप अगर हल्का सा दिमाग में डाल लेंगे एग्जाम्पल तो आपके समझ में आ जाएगा। आपको डेफिनेशन से रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अ ग्रुप
ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एंड मेक देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। देखिए यहाँ भी मैं एक नेटवर्किंग की बात करूंगा, या फिर एक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और नहीं बताया आपको, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है। देखिए नेटवर्क पे अगर कोई चीज चली जाती है तो आप जानते हो एक सर्वर है, सर्वर पे कई सारे हमारे पीसी जुड़े हुए हैं, यही हमारा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अब मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड में, और डिस्ट्रीब्यूटेड में मैं इसको यहाँ पे थोड़ा गायब कर देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मैटर ये है कि मान लीजिए यहाँ भी एक सर्वर की बात चल रही है, ऐसा नहीं है सर्वर की बात नहीं चल रही है, और कई सारे पीसी लगे हुए हैं जैसा कि बैंक में, ठीक है। सभी पीसी में फाइल्स हैं, कौन सी फाइल, अब मैटर कहाँ है कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, ये चीज किसी को नहीं पता है। और ये फाइल आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो दूसरे पीसी से, यहाँ सब पीसी के नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी पीसी में कौन सी फाइल है, लेकिन आप प्रॉपर वर्क कर पा रहे हो। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं है, लेकिन सर्वर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया है, और यहाँ पर एक ऐसा मैनेजमेंट किया गया है कि आप किसी भी पीसी की फाइल यूज कर सकते हो। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है, भी नहीं कहलाता, ही कहलाता है। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर एक क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, अभी हाल फिलहाल आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है, गूगल ड्राइव पर आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो और ये सर्वर पे कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आ जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, आप कहीं भी जाके इसको एक्सेस करा सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको एक्सेस करा सकते हो, बट इसका आपको पॉइंट नहीं पता है ये कहां पर फाइल सेव हो रही हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जीता जागता उदाहरण है जो आप लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे फिनिश हो जाते हैं। अब बात करते हैं आगे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मार्केट में ज्यादातर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जो यूज हुआ था वो है MS DOS डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर IBM इन 1981। माइक्रोसॉफ्ट की जो फुल फॉर्म होता है, MS DOS की फुल फॉर्म है, ये मैंने आपको बता दी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको IBM के थ्रू 1981 में डेवलप किया गया था। इट इज अ 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था विच इज लोडेड फ्रॉम अ फ्लॉपी। तो ये फ्लॉपी पहले चलती थी, फ्लॉपी अब नहीं चलती है, और फ्लॉपी में ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा, बस ये ये बताऊँगा आपको कि ये हार्ड डिस्क की तरह, हार्ड डिस्क की तरह नहीं होती थी, लेकिन स्टोरेज होता था। हार्ड डिस्क बहुत अलग है, फ्लॉपी बहुत अलग है, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइसेस थी पहले की, जब 1.33 MB डाटा स्टोर होता था। इट वॉज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में बार बार कह रहा हूँ CLI। CLI मतलब आपको यहाँ यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू, या फिर मैं कहूँ CMD कमांड, यहाँ आपको कमांड याद रखनी पड़ती हैं। और जहाँ कमांड याद रखनी पड़ती है, कमांड से सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। अब बात करते हैं यूनिक्स। यूनिक्स भी कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। इट इज अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग एंड फॉर मल्टी यूजर्स। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसको मल्टीपल यूजर यूज कर सकते थे। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल AT&T लैब यूनिक्स इन 1989 एट द बेल लैब्स रिसर्च सेंटर बाय केन थॉमसन, डेनिस रिची। डेनिस रिची कौन थे, जिन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, एंड अदर्स। तो इसको कई लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था और 1969 में ANT लैब में किया था। इट इज द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम, या फिर मैं कहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। ये पहला पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम था। पोर्टेबल का मतलब है जिसको हम कैरी कर सकें। अब बात करते हैं लिनक्स की। देखिए यूनिक्स के बाद लिनक्स आया, कैसे, क्यों, ये भी बात करेंगे। तो ए फ्री यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली क्रिएटेड बाय लाइनस टॉरवर्ल्ड। देखो यूनिक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन लाइनस ने सोचा एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मैं प्रोवाइड कराता हूँ जो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और यूज कर सकते हो। तो लाइनस टॉरवर्ल्ड ने 1991 में इसको डेवलप किया था और इसको फ्री सोर्स था, इसको नेट पे डाल दिया कि आप इसको यूज कर सकते हो विद असिस्टेंस ऑफ द डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड। और कई सारे असिस्टेंस
मतलब कई सारे इसमें डेवलपर्स लगे थे। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिकम वेरी पॉपुलर विद नेटवर्किंग प्रोफेशनल। और ये नेटवर्किंग के बेस पे मैं अगर बात कहूँ तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। देखिए ज़िंदगी में कोई मौका मौका मिले तो लाइनक्स को ज़रूर पढ़ना, ये बहुत ही यूजफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर मैं एक हल्का सा वर्ड लिखूंगा जिसको मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ लिखूंगा, इसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते ही हो, अब आपको इसके बारे में ज़्यादा मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी चलिए सब्जेक्ट तो बताना पड़ेगा ना। इट इज़, देखिए यहाँ स्पेस है, इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाई एप्पल इनकॉर्पोरेटेड टू बी यूज्ड बाई मैकिन्टॉश कंप्यूटर इन 1981। देखिए एप्पल ने इसको डेवलप किया था, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 2011। तो एप्पल की बात करूं तो अब तो एप्पल का नाम ही बहुत है ना। आप एप्पल के कंप्यूटर हैं, फोन है, इनका नाम ही बहुत है। जब एप्पल, तो इन्होंने अपने लिए इसको डेवलप किया था। और ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले के जो मोबाइल थे नोकिया 1100 की मैं बात करूँ, 1600 की बात करूँ, तो पहले के मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, इसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्पेशली डिजाइन टू रन ऑन मोबाइल, थी मोबाइल में रन कराने के लिए यूज किया गया था, सच एज मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड टैबलेट एक्सेट्रा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड तो आप लोग यूज कर ही रहे हो, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जब यूज कर रहे हो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम आएगा उसमें। इट इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप गूगल अलॉन्ग विद ओपन हैंडसेट एलियंस। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँ, एंड्रॉयड आप लोग बहुत ज़्यादा यूज कर ही रहे हो, तो इसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात एक ज़रूरत पड़ी। लेकिन एक सिम्बियन, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने अभी नाम क्यों नहीं लिया, मैं इसको सिम्बियन को, क्योंकि सिम्बियन से इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा था, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वो एंड्रॉयड हो रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया नहीं है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, हम एंड्रॉयड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एप्पल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो कह लो या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप भी जानते हो विंडो 7, 8, 10, हाल फिलहाल जून, शायद 19 जून के समथिंग विंडो 11 भी लॉन्च होने वाली है, जो इसको माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि मैं ये वीडियो आज 7 जून को बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फ्यूचर की बात कही थी 19 जून की। अगर आप फ्यूचर में देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है। ये मत कहना कि सर ने गलत बताई, आगे पीछे ये डेट हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन लॉन्च होने वाली है, मैं इतना हाल फिलहाल कह रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन 1980, पहला माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम 1980 में डेवलप किया गया था। सिंस देन मेनी वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन रिलीज्ड टिल डेट, और आज तक कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज के कुछ वर्जन के बारे में बता दूं कि वर्जन कब कब रिलीज हुए थे और विंडो कौन कौन सी थे हमारे। तो विंडो 1.0 1995 में, और विंडो 2.0 1987, विंडोज 3.0 1990, विंडो 3.1 1992, विंडो 95 में ही हुई थी, विंडो 98 में हुई थी, विंडो 2010 में हुई थी, और एक्सपी 2001 में रिलीज हुई थी। देन विंडो विस्टा 2006 में रिलीज हुई थी, विंडो 7 2009 में रिलीज हुई, देन विंडो 8 एंड 8.1 2013 में हो गई थी, और उसके बाद विंडो 10 2015 में हो गई थी। 10 के बाद अभी तक कोई वर्जन आया नहीं, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ नहीं, आइडिया मैंने बता दिया था अभी आपको। अब बात जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, वो विंडो 10 को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही आप विंडो 10 को स्टार्ट कर देते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जो आपके सामने शो हो रहा है, और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपके सामने ये भी इंटरफेस शो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाता है जैसे विंडो में आप एंटर करते हो। लेकिन किस किस को क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले आप इस चीज को देखोगे, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम आइकन बोलते हैं। तो आइकन क्या होता है, आइकन आर लिटिल पिक्चर डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम फाइल और फोल्डर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको आइकन मिल जाते हैं देखने के लिए, फाइल फोल्डर ये सब मिल जाएंगे आपको। फाइल मिल गई देखने के लिए, फोल्डर मिल गया। तो यही हमारा क्या है,
आइकन्स होते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, कॉर्नर में आप ये देख पा रहे हो कॉर्नर में, तो इसके बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन, शो ऑल द एप्स इंस्टॉल ऑन द सिस्टम। सिस्टम में जितने ऐप इंस्टॉल होते हैं वो विंडो पर क्लिक करेंगे तब देखेंगे आपको। ऑल एप्स अपीयर इन द अल्फाबेट ऑर्डर, और ये अल्फाबेटिकल होते हैं। यू कैन स्क्रॉल थ्रू दीज एप्स यूजिंग द स्क्रॉल बार ऑन राइट ऑफ द लिस्ट। तो हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका। यहाँ जैसे मैं कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो सारे ऐप आ जाते हैं और से ये सारे अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं। और इन ऐप को आप देख सकते हो ए बी सी, ओके, अल्फ़ाबेटिकली है। जिस पे आप क्लिक करना चाहो उसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है द मिडिल सेक्शन शो द मोस्ट यूज्ड एंड रिसेंटली इंस्टॉल ऐप। देखिए मिडिल सेक्शन, आपको मिडिल सेक्शन यहाँ भी मैं आपको शो करा दूँ। ये मिडिल सेक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के ऐप आपको शो होंगे, जो ओपन है वो शो होंगे और जो बार बार मैं यूज करता हूँ, जैसे कि पेंट है। एम एस पेंट को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पिन है, तो यहाँ पर जो मोस्टली यूज होते हैं वो वाले ऐप शो होते हैं। उसके बाद अगर पूरी अगर इस बार की बात करूँ, यहाँ पर शुरू से लेके एंड तक मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक इस बार की बात करता हूँ और मैं इसको फिर से जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इस पूरी बार को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये बार हमारी क्या बोलते हैं इसको, टास्क बार बोलते हैं। और इसकी तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो ये मिडिल यहाँ पे एक मिनट, इसको बोलते हैं हम टास्क बार। तो शोज द शॉर्टकट एप्लीकेशन दैट रनिंग ऑन द सिस्टम एंड अलाउ यूज स्विच बिटवीन देम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉर्नर में, यहाँ पर कॉर्नर में इसको बोलते हैं हम नोटिफिकेशन एरिया। इसमें जितनी भी एक्टिविटी हैं वो शो होती हैं। जैसे मैं अपना नोटिफिकेशन एरिया दिखा दूँ राइट कॉर्नर पे, तो आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पे देख सकते हो ये नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पे बैटरी कितनी बची हुई है, या फिर मैं कहूँ नेटवर्किंग, या फिर मैं कहूँ कि टाइमिंग क्या हुआ है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आ जाता है हमारा शो डेस्कटॉप बटन। देखिए सबसे कॉर्नर में, मैं यहाँ जूम करूंगा तभी आप देख पाएंगे, सबसे कॉर्नर में यहाँ ये छोटा सा नजर आ रहा है। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये छोटा सा नजर एरिया आ रहा है, इसको बोलते हैं शो डेस्कटॉप बटन। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो सारा का सारा जो मतलब जितनी भी मेरी चीज ओपन है, जैसे कि मैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया हुआ हूँ या कई चीजें ओपन है, तो जैसे मैं इस पर कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सारी की सारी मेरी हाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी हाइड का मतलब है ये टास्क बार में आ जाती हैं सारी की सारी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो पढ़ते हैं कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में है क्या, तो लेट अस नाउ लर्न सम बेसिक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कुछ यहाँ पर कुछ इसके चीज़ें जान लेते हैं कि इसके फीचर जान लेते हैं कि कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं लाइव टास्क प्रीव्यू। देखो लाइव टास्क प्रीव्यू क्या होता है, होवर द माउस। होवर का मतलब होता है माउस को सिर्फ उसके ऊपर ले जाना, किसी चीज के ऊपर ले जाना। द ओपन प्रोग्राम इन द टास्क बार टू सी द लाइव प्रीव्यू थंबनेल ऑफ प्रोग्राम एज अ फुल स्क्रीन। तो यहाँ पर जैसे टास्क बार में मैं कर्सर को ले जाता हूँ, होवर करता हूँ, देखिए यहाँ लाइव टास्क बार है, मैंने यहाँ पे से कर्सर को होवर किया तो ये प्रोग्राम खुल के आ गया, ये वाला ओपन हो गया। या ये मैं सिर्फ होवर कर रहा हूँ, इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे सारे प्रोग्राम ओपन होके आ जा रहे हैं जो मेरे ओपन है, ओके। तो यही हमारा होवर कहलाता है। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ आ जाती है पढ़ने के लिए हमारे लिए, मूव योर माउस ओवर एनी आइकन ऑन द टास्क बार टू प्रीव्यू द विंडो फुल स्क्रीन एंड क्लिक इट टू ओपन द विंडो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये है, अभी मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, प्रीव्यू शो करा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे, क्लिक टू फुल स्क्रीन, यू कैन इवन क्लोज द विंडो एंड पॉज वीडियो सॉन्ग फ्रॉम द थंबनेल। और इसी के थ्रू हम विंडो क्लोज कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर होवर पे क्लिक, मतलब CMD पर क्लिक किया और थोड़ा इसी को ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद यहाँ पर क्रॉस का बटन आ रहा है, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है लाइव टास्क प्रीव्यू। जितने प्रोग्राम ओपन होते हैं वो आपको यहाँ टास्क में दिखते हैं, और जिस पे आप कर्सर ले जाते हो, कर्सर ले जाने के बाद ये ओपन, फुल स्क्रीन पे ओपन जब भी होंगे आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लोज यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पिनिंग आप प्रोग्राम, देखिए पिनिंग का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को इसमें डायरेक्ट पिन कर सकते हो, और डायरेक्ट ओपन करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो प्रोग्राम डॉक्यूमेंट एंड फाइल कैन बी पिन टू द टास्क बार। देखिए टास्क बार में आपको बार बार नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, ये पूरी टास्क बार की ही कहलाती है हमारी।
ये रही हमारी पूरी टास्क बार और हम बात करते हैं यहाँ की कि यहाँ कुछ प्रोग्राम पिन है हमारे। और प्रोग्राम कौन कौन से पिन है, मेरा MS पेंट ही पिन किया हुआ है, मैंने अभी किसी को पिन किया हुआ नहीं है। तो टू बी टास्क बार मेक देम एक्सेसिबल इवन व्हेन दे आर नॉट करेंटली रनिंग, जब वो रनिंग नहीं होते तब भी उनको ओपन कर सकते हो। यू कैन पिन आइटम टास्क बार यूजिंग द आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, और इसको आप पिन कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक ऑन द ऐप, ऐप पर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक मोर और देन पिन टू टास्क। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एडब रीडर है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे पिन टू टास्क का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पिन टू टास्क का मुझे ऑप्शन मिल जाता है और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर पिन हो जाएगा। तो मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। राइट क्लिक एंड सॉरी, राइट क्लिक ऑन द ऐप देन पिन टू टास्क। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ओपन नहीं है, यहाँ पर ये ओपन नहीं है, बट मैं इसको अब जब क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। अब मैं इसको राइट क्लिक करके अनपिन कर सकता हूँ, राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ से अनपिन कर दिया और यहाँ से ये हट चुका है। ओके, ये डायरेक्टली शॉर्टकट है, जैसे आपके फोन में एंड्रॉयड में आप शॉर्टकट डेस्कटॉप पर रख लेते हो तो वही ये शॉर्टकट है हमारे। ठीक है, अगर आप किसी को यानी आपके ऐप डेस्कटॉप पर नहीं है और आप स्टार्ट बटन से करना चाहते हो तो आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, किसी ऐप पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा पिन टू टास्क। जैसे पिन टू टास्क क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये पिन यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे पिन मैंने आपको यहाँ से अनपिन करना है तो आपको फिर से क्या करना है, विंडो पर जाना है और इस पर राइट क्लिक करना है और इसको अनपिन कर लेंगे। ठीक है, तो पिन आपको यहाँ डायरेक्ट ऐप में भी हो रहा है और आपको टास्क बार में भी यहाँ पे पिन हो रहा है। तो होप सो कि आप पिन का मैटर समझ चुके होंगे, पिन क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। और मतलब इफ द ऐप इज ऑलरेडी ओपन, ऐप अगर आपका पहले से ओपन है, राइट क्लिक ऑन द ऐप, ऐप पर राइट क्लिक करना है, बटन ऑन द टास्क बार और वो पिन टू टास्क, ये पिन टू टास्क हो जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है इसको पिन टू टास्क करने का कि राइट क्लिक करके आप पिन कर सकते हो इसको। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिन टू टास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। पिन टू टास्क बार जैसे ही आप कर देंगे तो ये डायरेक्ट एज की तरह, एज ब्राउजर है इसकी तरह ये पिन टास्क हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट है जंप लिस्ट। देखिए जंप लिस्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपने कई फाइल खोली हैं, फाइल 1 2 3 है ना, ये कई सारी फाइल आपने ओपन कर ली हैं। अब ये फाइल ओपन कर ली है तो डायरेक्टली आपने ये पहले जो ओपन की होंगी वो किसी ना किसी फोल्डर में जाके ओपन की होंगी, लेकिन अब आपको फोल्डर में नहीं जाना है, ये डायरेक्ट जैसे आप इस सॉफ्टवेयर पर पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये दिख जाएंगे, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो जंप लिस्ट कंटेंट पिन एंड रिसेंट फाइल्स, मतलब ये जंप लिस्ट में क्या होता है, तो पिन फाइलें, पिन और रिसेंटली फाइलें चली जाती हैं। राइट क्लिक ऑन द ऐप, ऐप पर जैसे राइट क्लिक करते हैं it will show a list recent and frequent files. You can also reach jump list from the start menu, right click on the app। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं कि आपने रिसेंट फाइल कैसे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर जैसे भी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन किया हुआ है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जैसे इस पर राइट क्लिक करूंगा तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट क्लिक किया है मैंने यहाँ पे और ये रिसेंटली फाइल है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, यहाँ क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगी। तो जो आप ओपन करनी है तो ये रिसेंटली फाइल है, इन पर क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे मेथड में बात करें हम, यहाँ दूसरा मेथड दिया हुआ है कि आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे और किसी ऐप पर राइट क्लिक कर देंगे तो राइट क्लिक करने के बाद ये फाइल फिर से आ गई है। ठीक है, ये फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पर ये डेटाबेस की फाइल है, इनको आप ओपन कर सकते हो। तो ये होते हैं जंप लिस्ट कहते हैं या फिर हम कहते हैं रिसेंटली फाइल्स को ओपन करना। अब बात करते हैं हम टास्क व्यू। देखो टास्क व्यू क्या होता है, टू ओपन टास्क व्यू प्रेस विंडो प्लस टैब। कई सारे मेरे काम इसमें ओपन है, उनको ओपन करने के लिए मैं विंडो प्लस टैब की दबाऊंगा। मैं कीबोर्ड की तरफ चलता हूं जिससे आपको विंडो प्लस इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि विंडो का बटन कौन सा होता है और टैब की कौन सी होती है। कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है, जैसे ही मैं यहाँ पे विंडो का बटन दबाता हूँ और उसके बाद टैब का बटन दबाता हूँ तो इसका ये रिसेंटली फाइल है। ठीक है, तो ये रिसेंटली फाइल मतलब मैं इन पर वर्क कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये सारी की सारी फाइलें, या तो ये कहूँ या जो भी कहूँ, ये सारी मेरी ओपन हुई हैं। ये ओपन हुई है तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इसको ओपन करना है, मैं उस पर क्लिक कर लूंगा तो वो ओपन हो जाएगी। हाल फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप
क्या कर सकते हैं, फाइलों को टास्क व्यू के थ्रू डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और मुझे कमेंट के थ्रू एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप ये काम ऐसे करते हैं, तो मैंने उनको ही बताया था कि आप विंडो के साथ टैब की दबाने के साथ भी ये काम कर सकते हो, ऑल्ट के साथ टैब दबाने के साथ भी ये काम कर सकते हो। अभी मैंने ऑल्ट के साथ टैब दबाया हुआ है, ऑल्ट प्लस टैब दबा दूँ तो ये आप जो वर्किंग कर रहे हैं वो ओपन हो जाता है, और मैं जो भी मुझे ओपन करना है उस पर क्लिक कर दूंगा वो ओपन हो जाएगा। साथ के साथ अभी जैसे विंडो की है ऑल्ट ALT ऑल्ट प्लस टैब भी यूज कर सकते हो आप इसके लिए। फिर से ऑल्ट प्लस टैब, तो ये रिसेंटली फाइल मेरी जितनी होती हैं वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है टास्क व्यू। टू ओपन टास्क व्यू प्रेस विंडो की, मैंने अभी बताया ऑल द ओपन विंडोज विल अपीयर्स एज थंबनेल, थंबनेल के थ्रू थंबनेल की तरह खुल जाएंगी। थंबनेल होता क्या है अब ये भी जान लीजिए। आप मेरी वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने से पहले मेरा एक पोस्टर आप देख रहे होंगे, वो थंबनेल बनाया हुआ है। ओके, यू में क्लिक टू चूज एनी विंडो, जो आप चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ओके, टास्क भी क्लियर हो गया। अब ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। देखिए टास्क बार होता क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ। टास्क बार के जो नीचे दी हुई होती है इसको टास्क बार बोलते हैं। जो भी काम कर रहे होते हैं वो यहाँ पे शो होता है। इसको इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो कैसे, व्हेन यू आर रीडिंग यू मे विश टू हाइड टास्क बार, जब आप पढ़ रहे हो तो टास्क बार को हाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक द ब्लैंक स्पेस ऑफ द टास्क बार में जहाँ जगह खाली है वहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, और सेटिंग पर जाने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार, और जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं यहाँ पर जूम करूँगा और करूँगा राइट ब्लैंक स्पेस पे। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, और जैसे टास्क बार सेटिंग पे क्लिक की तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक हाइड टास्क बार। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस ऑप्शन पे आप जाके इसको ओके कर देते हैं और ऑन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मैं टास्क बार से हटता हूं तो देखिए यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन पर टास्क बार नहीं देख सकते हैं, और जैसे ही मैं कर्सर को होवर करता हूं इसके ऊपर ले जाता हूं टास्क बार शो हो जाएगी, और मैं कर्सर को हटाता हूं टास्क बार हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको अनहाइड करने के लिए अगेन राइट क्लिक, अगेन टास्क बार सेटिंग पे क्लिक करना है आपको, देन ऑफ कर देना है इसको, और इसको कर देना है क्लोज। ओके, अब ये हाइड नहीं होगी। तो होप सो आप ये भी सीख चुके हो कि टास्क बार को हाइड और अनहाइड कैसे करेंगे। चलिए आगे थोड़ा और कुछ सीख लेते हैं। स्नैप, अब स्नैप क्या होता है, स्नैप के बारे में जानेंगे। तो स्नैप होता है विंडो को साइज और मतलब उसके साइज को रिसाइज करना। तो स्नैप इज द क्विक वे रिसाइज ओपन द विंडो ड्रैग देम टू द एज ऑफ द योर स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन दिख रही है वहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एरो नज़र आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप विंडो को रिसाइज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वेयर ड्रैग द विंडो, कहाँ ले जाना चाहते हो। यू कैन मेक इट एक्सपेंड वर्टिकली, टेक अप द एंटायर स्क्रीन, और मेक देम अपीयर साइड बाय साइड विद अनदर विंडो। स्नैप मेक रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग विंडोज सिंपलर। तो ये यूज क्यों करते हैं, इसको हम कंपेयर करने के लिए, रीडिंग करने के लिए एक्स्ट्रा इन चीज़ में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीसी पे डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक एरो नज़र आ रहा है, इसके थ्रू मैं इसको छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, और इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ओके, अब मैं एक साथ दो विंडो भी यहाँ पर रख सकता हूँ, और मैंने जैसे इस पर क्लिक कर लिया है, और एक विंडो और रखना चाहता हूँ, हल्का एम एस पेंट को ही ओपन कर लेता हूँ। एम एस पेंट को यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 बटन होते हैं, क्रॉस करने का, रिस्टोर करने का, मिनिमाइज करने का। तो मैं यहाँ पर रिस्टोर करता हूँ और इसको मैं फिर से छोटा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर दो फाइलें होती हैं मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं स्नैपिंग। ओके, तो क्लोज कर देता हूँ और फिर से क्लोज कर देता हूँ। तो स्नैपिंग भी आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट होता क्या है, देखिए जब हम कंप्यूटर खोलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डेफिनेशन की तरफ चलूंगा। ए फाइल सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग द फाइल्स। ये फाइल को रिट्रीव करना या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज अ डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड यू कैन ऐड मोर अकॉर्डिंग टू योर नीड। टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो प्रेस द विंडो लोगो प्लस ई। विंडो की के साथ ई दबाएंगे, यानी मैं विंडो की के साथ ई दबा देता हूं तो आपके सामने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। ओके,
और इसमें अभी और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन कर लिया है। अब बात करते हैं, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द आइकन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल बी ओपन, या फिर वैसे तो ये बात सही, विंडो ई के साथ कर लीजिए, या फिर आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो भी मैं बात कहूँगा कि फाइल एक्सप्लोरर ही आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन ये फाइल एक्सप्लोरर पर्टिकुलर वो फाइल एक्सप्लोरर नहीं है जो विंडो ई के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या है, और आगे की तरफ देखेंगे, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आपको ये जो पोर्शन मिल जाता है देखने के लिए, इस पोर्शन को हम टैब विद द रिबन कह सकते हैं। ओके, वैसे रिबन ये वाला पूरा पोर्शन होता है, इसको हम रिबन बोलते हैं। उसके बाद ये हमें एक बैक बटन मिल जाता है, जैसे हम बैक कर सकते हैं, या फिर बैक के हमारे दो बटन बैक और फॉरवर्ड, यहाँ बैक और फॉरवर्ड दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सारा नेविगेशन पैनल है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाती हैं, जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये एड्रेस बार है, या फाइल की लोकेशन शो होती है इस जगह, आप फाइल कहाँ पर स्टोर है। ये रिसेंट फाइल्स हैं जो हमने अभी अभी वर्किंग की थी, और ये हमारी ऑलरेडी जो फोल्डर्स होते हैं ये हमारे यहाँ पर शो होते हैं। ओके, और ये सर्च है, यहाँ पर आप फाइल का नाम टाइप करके इसको सर्च कर सकते हो। तो मैं अब इसको लाइव प्रीव्यू दे दूं, मैंने एक्सप्लोरर खोल लिया है और एक्सप्लोरर में होम पे क्लिक कर देता हूं यहाँ पे। अब होम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मेनू बार हो गया आपके सामने, मेनू के बाद ये आपके सामने रिबन हो गया, देन नेविगेशन पैनल हो गया, और उसके बाद ये फाइल फोल्डर हो गए, ये रिसेंटली फाइल हो गई, ये सर्च करने के लिए आ जाता है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा करूँगा, ये सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, और जो हमारी फाइल कौन कौन सी एक्सेस का लोकेशन क्या है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है। बैक पर जाने के लिए बैक, या फिर अप डाउन करने के लिए आपको यहाँ पर ये बटन मिल जाते हैं, बैक, फॉरवर्ड, अप डाउन, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो फाइल एक्सप्लोरर आपके समझ में आ गया। ओके, प्रैक्टिकल करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ऑन द होम टैब यू कैन फाइंड अ कमांड, होम टैब पर फाइंड कमांड मिल जाती है, दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म द फॉलोइंग को। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर होम पे बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, वही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि आपको फाइल को कॉपी करना सीखना है, फाइल को कॉपी करना सीखना है। तो सबसे पहले मैं फोल्डर बनाना सिखाता हूँ आपको। यहाँ डेस्कटॉप है, आपको कहीं फोल्डर बनाना है तो एक तो राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करना है, और न्यू पर क्लिक करने के बाद फोल्डर पर क्लिक करना है, और फोल्डर यहाँ अपीयर हो जाएगा आपके सामने, और फोल्डर का नाम डाल देना कोई भी एज यू वांट। मैं कंप्यूटर डाल दिया और मैं एंटर प्रेस कर दिया, फोल्डर का नाम बन गया। या फिर आप शॉर्टकट बटन है कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाता हूं तो मेरे सामने ऑटोमेटिक एक फोल्डर और बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर और बन गया, मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोल्डर बनाना सीखा। अब कॉपी करना, कॉपी का मतलब होता है कि आप, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर, फोल्डर को कॉपी करना या किसी फाइल को कॉपी करना। तो मैं देखो इस फोल्डर को ओपन करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, माउस से डबल क्लिक करूंगा, या फिर मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक एंड ओपन, ये मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर में कोई फाइल कॉपी करना चाहता हूं तो फोल्डर में फाइल कॉपी करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करूंगा, या शॉर्टकट की कौन सी मिल जाती है हमें यहाँ पर देखने के लिए, सॉरी, कंट्रोल प्लस C फॉर द कॉपी फाइल। ओके, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस C करता हूं तो या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करना हूं और फाइल को और मैं पेस्ट करना है, तो जिस फोल्डर में मुझे पेस्ट करना है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं की प्रेस करूंगा CTRL प्लस V, ये लिखते जाइए साथ के साथ। तो CTRL प्लस V प्रेस करूंगा तो फाइल मेरी पेस्ट हो जाएगी, और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। यहाँ हमने कट को, फाइल को कॉपी करना सीख गए। कट करना है, कट का मतलब है कि फाइल को यहाँ से हटानी है, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर कट का ऑप्शन प्रेस कर सकता हूँ, या फिर कट करने के लिए शॉर्टकट की हमारी मिल जाती है कंट्रोल के साथ X। ओके, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ X प्रेस करते हो तो कट की हमें शॉर्टकट की मिल जाती है, और ये फाइल कट हो जाएगी तो हल्की सी ये धुंधली दिखेगी आपको। तो कट करूंगा तो आप देख सकते हो ब्लर दिख रही है, और मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और जहाँ भी पेस्ट करनी है, मुझे दूसरे D मतलब जो फोल्डर बनाया उसमें पेस्ट करनी है, तो राइट क्लिक करूंगा,
और इसको पेस्ट कर दूंगा, फाइल पेस्ट हो जाएगी। अब ये फाइल मुझे यहाँ नहीं दिखाई देगी, जो पुराना वाला फोल्डर था कंप्यूटर, वहाँ ये फाइल मुझे नहीं दिख रही है। ओके, तो ये मैटर तो क्लियर हो गया। अब कट कॉपी पेस्ट सीख गए हम। देखिए यहाँ पे हम सीख चुके हैं कॉपी करना, फाइल को पेस्ट करना सीख गए, मूव करना सीख गए। मूव का मतलब होता है कट करना सीख गए। डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, परमानेंटली डिलीट करना है या कैसे भी, तो डिलीट होने के बाद ये फाइल जाती है हमारी रिसाइकिल बिन फोल्डर में। तो रिसाइकिल बिन होता है हमारे पास ये वाला फोल्डर, हमारा रिसाइकिल बिन होता है। ओके, तो इस रिसाइकिल बिन फोल्डर में हमें कोई फाइल पहुंचानी है तो डिलीट करनी है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं इस फोल्डर को, डबल क्लिक। और डबल क्लिक करने के बाद या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए या राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट बटन दबा दीजिएगा और ये फाइल डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। फाइल को रिनेम करना है, फोल्डर को रिनेम करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक कीजिए और रिनेम कीजिए, या फिर आप अपने कीबोर्ड से F2 फंक्शन की दबाइए। जैसे ही आप दबा देंगे तो रिनेम करने के लिए आ जाएगा। रिनेम करने के लिए मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एस कर देता हूँ तो कंप्यूटर्स हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम रिनेम करना चाहेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेरीफाई और मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और फोल्डर। देखिए मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आप किसी की प्रॉपर्टीज कैसे चेक करेंगे कि फाइल इस फोल्डर में कितना डेटा है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज, तो आप इसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि इसमें डेटा कितना है और इसकी लोकेशन क्या है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली रन कमांड से करना चाहते हो, मतलब मीटू से शॉर्टकट की से, तो आप यहाँ पे प्रेस करने वाले हो शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कर दोगे तो किसी भी चीज़ की आपको प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी शो हो गई है। पीपीटी खुली हुई है इसलिए बार बार पीपीटी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अब पीपीटी में लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, ओपनिंग द फाइल एंड फोल्डर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप डबल क्लिक कर देते हैं तो फाइल एंड फोल्डर आपके ओपन हो जाते हैं। तो गाइज इस तरह हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट अच्छा सा कीजिएगा जिससे मेरा मन करे कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।